हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10 की समाज विज्ञान में अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विकास यानी कि डेवलपमेंट, और ये चैप्टर मैं आपको पहले कई सारे पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बारी आती है इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है। और कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आपको ई बुक्स, नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहां जाइए, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 फॉर 10th बोर्ड। शुरू किया जाए, पैटर्न समझ लेते हैं एक बार। पैटर्न क्या है भाई? 3 तरीके से अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, फिर हम करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, उसके बाद होंगे हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। क्लियर? अति लघुत्तरीय 10, लघुत्तरीय 5, दीर्घोत्तरीय 5, यानी कि ऐसे टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मेट समझ में आ गया? अब क्वेश्चन के आंसर्स कौन देगा? आप देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीजें बताई हैं। स्पेशली जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वो तो कभी कभी एक शब्द का भी आंसर होता है, या एक लाइन का, या मैक्सिमम 1.5 लाइन का आंसर होता है। वो तो आप कमेंट में मुझे बता ही सकते हैं। चलिए, तो हो जाइए रेडी, आप सभी की शुरू होने वाली है परीक्षा। किसको कितने क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं? चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में, केरल की बात करें, भारतीय राज्यों की बात हो रही है, तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से केरल में शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेशियो कम क्यों है? सवाल है आपसे, बताइए जल्दी से। केरल की बात हो रही है, केरल हर चीज में बहुत आगे है। अब पूछा गया है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा शिशु मृत्यु दर केरल में कम क्यों है? देखा जाए तो इसका सही आंसर है कि यहाँ स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ के व्यक्ति शिक्षित होते हैं, शिक्षा की व्यवस्था है, और साक्षरता दर सबसे ज्यादा भारत में कहाँ की है? केरल की है। तो लोग अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसी वजह से शिशु मृत्यु दर केरल में जो है कम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना सही है? औसत आय यानी कि सिर्फ एवरेज इनकम के आधार पर विकास की गणना सही है? देखा जाए आंसर। चलिए, इसका सही आंसर है नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं लगता है। अगर हम सिर्फ किसी कंट्री की एवरेज इनकम की बात करें और एवरेज इनकम के आधार पर उस देश के विकास की बात करें कि उस देश का विकास हो रहा है, तो सिर्फ एक पैमाना उचित नहीं है। औसत आय, एवरेज इनकम ही काफी नहीं है। हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा प्रति व्यक्ति आय की गणना। प्रति व्यक्ति आय, औसत आय तो निकल के आ गई, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कितनी है? हर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम कितनी, हर व्यक्ति की आय कितनी है? हर व्यक्ति बराबरी से कमा रहा है कि नहीं? अगर बराबरी से कमा रहा है तब हम समानता की बात कहेंगे कि आय में समानता है। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम इक्वल नहीं है सभी की, यानी कि आय में समानता है, तो क्या सिर्फ एवरेज इनकम के बल पर आप आय में समानता को पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरी बात दूसरा पैमाना होता है भाई साहब शिक्षा।
क्या उस देश के सभी नागरिक शिक्षित हैं, साक्षर हैं, लिटरेट हैं? उसके बाद क्या उस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध हैं? ठीक है, तो इन और 3 पैमानों के आधार पर हम किसी देश के विकास की माप कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये तीनों चीजें क्या मापती हैं? मानव विकास को मापती हैं। अगर मानव का विकास हो रहा है यानी कि देश का विकास हो रहा है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? बताओ भाई, जीवन प्रत्याशा से आप क्या समझते हैं? तेजी से आंसर आना चाहिए। जीवन प्रत्याशा से क्या मतलब है, देखा जाए। चलिए, तो इसका आंसर है व्यक्ति के संभावित जीवित रहने के औसत वर्ष। क्या कहा है? एक व्यक्ति के संभावित जीवित रहने के औसत वर्ष। कोई भी व्यक्ति कितने वर्ष तक जी पाता है, यानी कि उस देश के नागरिकों की एवरेज एज कितनी है, कितने वर्ष तक उस देश के नागरिक जीवित रहते हैं, वो कहलाती है जीवन प्रत्याशा। अब अगर किसी देश के जीवन प्रत्याशा ज्यादा है यानी कि उस देश के लोगों की औसत आयु, ठीक है, एवरेज एज जो है ज्यादा है। ऑलराइट, चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 4, जीडीपी का अर्थ क्या होता है? बता दो भाई जल्दी से। जीडीपी किसे कहा जाता है? फुल फॉर्म किस किस को पता है? फुल फॉर्म किस किस को पता है जीडीपी का? तेजी से आंसर आना चाहिए। जीडीपी का फुल फॉर्म, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म। अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करो तो क्या आता है? हिंदी में ट्रांसलेशन आता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अब यहीं से परिभाषा निकालनी है भाई साहब, इसलिए इस शब्द का आपसे इसका जीडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कराया गया। कहां से बनेगी परिभाषा? सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू देश की बात हो रही है, ठीक है। घरेलू यानी कि एक देश में एक वर्ष में देश के भीतर ही कितना उत्पादन हो रहा है और उस उत्पादन का, उस प्रोडक्शन का कितना मूल्य है, कितनी वैल्यू है, उसे कहा जाता है जीडीपी। तो किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी। इसकी और अच्छी डेफिनेशन क्या बन सकती है? अगर आपसे पूछा जाए कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो देखें, एक देश के अंदर एक वर्ष में, शुरुआत हम करेंगे कुछ इस तरीके से, एक वर्ष में एक देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? उस देश की जीडीपी कहलाती है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्लियर है बात? परिभाषा बन जाएगी आपसे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह है ओवरऑल जीडीपी की परिभाषा, सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू यानी कि एक देश के अंदर ही एक वर्ष में उस देश में जो भी सेवाएं हैं या वस्तुएं हैं, उनका जो उत्पादन हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, मूल्य कितना है, उसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? बताइए भाई, भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? सबसे ज्यादा भारत की बात हो रही है, अब दुनिया की बात नहीं हो रही है, ठीक है। दुनिया में जिस देश का था वो मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू वाले सेशन में बताया था। अगर आपने सेशन अटेंड किया हो तो याद होगा, ठीक है, और नहीं किया है सेशन अटेंड तो जल्दी से जाइए, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। चलिए, तो भारत में सबसे ज्यादा उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? देखा जाए, केरल का। केरल का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI है, सबसे ज्यादा है। क्यों है? अभी केरल के बारे में जाना था, ठीक है, क्यों है?
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन सी बातें आती हैं? मानव विकास को कौन कौन सी चीजें निर्धारित करती हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ये सब केरल में ज्यादा है। क्लियर कहानी? चलिए 5 सवाल हो चुके हैं, चलते हैं 6वें सवाल की तरफ। क्या कहता है सवाल? मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? बता दो जल्दी से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकाला जाता है किस संगठन या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है? किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक की गणना करी जाती है? बताइए जल्दी से, तेजी से आंसर आना चाहिए। बहुत आसान सवाल है, काफी बार मैंने आपको चैप्टर पढ़ाने के दौरान एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हर बार बताया है। ये सवाल तो बनना चाहिए, सभी से बनना चाहिए। देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक की गणना जो है यूएनडीपी के द्वारा करी जाती है। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा करी जाती है। क्या है भैया यूएनडीपी का फुल फॉर्म? क्या है भाई? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? बताइए जल्दी से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैंने ये पूछा था आपसे, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई साहब 22 नवंबर 1965 को। क्लियर है कहानी? 6 सवाल हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पीडीएस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीडीएस भी कहा जाता है। अब पीडीएस क्या होता है? पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? करो ट्रांसलेट इसको, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बताओ भाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? चैप्टर में बताया है मैंने। देखा जाए, देखो भाई ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। क्या होता है पीडीएस या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? तो ये राशन वितरण की एक प्रणाली है। अब राशन वितरण यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, किसके लिए? गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे के जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि बीपीएल परिवार, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो व्यक्ति हैं उनके पास राशन कार्ड होता है। ठीक है, तो राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर, ठीक है, क्या बताया गया है? उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। राशन वितरण की प्रणाली है। अब उचित मूल्य शब्द आया है, आखिर वो उचित मूल्य क्या होता है, कैसे उसका निर्धारण होता है? ठीक है, ये सरकारी दुकानें क्या होती हैं? सरकारी दुकानें भी होती हैं, जी हाँ। राशन की दुकानों को, जो सरकार के द्वारा राशन की दुकानें बनाई जाती हैं, उनको कहा जाता है सरकारी दुकानें। ठीक है, अब उचित मूल्य पर, अब जैसे मान लो बाजार में 1 किलो गेहूं की कीमत 25 रुपए है, ठीक है, और वही 25 रुपए की कीमत वाला गेहूं राशन की दुकान पर, जो सरकारी दुकान है, उचित मूल्य की दुकान है, उस पर 2 रुपए किलो में मिलता है। लेकिन किसको? सभी को नहीं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्ति हैं, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति हैं, उनको मिलता है राशन कार्ड के माध्यम से। उनके पास अपना राशन कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, अब उचित मूल्य की बात आई है। उचित मूल्य, ठीक है, तो सरकार इतने कम पर कैसे बेच सकती है? जब बाजार में 25 रुपए किलो उसकी प्राइस है और सरकार 2 रुपए किलो में कैसे बेच सकती है? तो सरकार क्या करती है? किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, ध्यान से सुनना, पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैं आपको समझा रही हूं। किसानों से क्या करती है? किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? एक नई कहानी आ गई भैया। अनाज खरीदा जाता है,
ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, एक और कहानी जुड़ गई अपनी इस क्वेश्चन में। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार क्या करती है, जब फसल की बुआई होती है, ठीक है, तो फसल को बोने से पहले ही किसानों से एक डील कर लेती है कि हम इस कीमत पर, ठीक है, हम इस कीमत पर आपसे अनाज खरीदेंगे जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी। किसानों के लिए सरकार ने एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया फसल को बोने से पहले, और जब फसल पक के तैयार हो गई, अब चाहे फसल कितनी भी निकले, ज्यादा निकले कम निकले, फसल को घाटा हो नुकसान हो, तब भी सरकार उतनी ही कीमत पर किसानों से अनाज खरीदेगी, फिर उसको कहां स्टोर करके रखेगी, बफर स्टॉक में। अब आप कहेंगे इसमें तो भैया नई नई चीजें जुड़ती ही जा रही हैं, तो भाई वो तो जुड़ेंगे। अब सरकार ने अनाज खरीदा है तो वो कहीं जाके तो रखा जाएगा, ठीक है, तो सरकार के बड़े बड़े भंडार गृहों में, अनाज के भंडार गृहों में अनाज को रखा जाता है, जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। फिर सरकार वहां पर अनाज को स्टोर करके रखती है और राशन की दुकानों पर वो अनाज भेजा जाता है। फिर उन राशन की दुकानों से, जिन्हें उचित मूल्य की सरकारी दुकानें भी कहा जाता है, वहां से बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर अनाज दिया जाता है, राशन का दूसरा सामान भी दिया जाता है। तो इसे ही कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर हो गई पूरी कहानी? पूरी कहानी क्लियर है? अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक उसे कहते हैं जहां सरकार अनाज का भंडार करती है। पीडीएफ समझ में आ गया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? बता दो जल्दी से, देखा जाए। जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, और वो सुविधाएं सरकार को अपने देश के लिए प्रोवाइड कराना कंपलसरी होता है। अब जन सुविधाओं में क्या क्या बातें आ सकती हैं भाई साहब? आपकी शिक्षा आ सकती है, स्वास्थ्य आ सकता है, ठीक है, रोजगार आ सकता है, कई सारी चीजें आ सकती हैं, बुनियादी ढांचा या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आ सकती हैं जो एक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? बताओ भाई, जो अनवीकरणीय संसाधन है, अब अनवीकरणीय संसाधन होते क्या है? पहले तो ये बात आती है, अगर ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनका उचित तरीके से उपयोग करना चाहिए, जिनको अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखा गया है? तो अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनका एक बार प्रयोग कर लेने के पश्चात आप बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अब इनका उपयोग क्यों जरूरी है? एक बार आपने वो रिसोर्स यूज किया, वो खत्म हो जाएगा, इसलिए सही तरीके से उपयोग करना है, गलत तरीके से और ज्यादा मात्रा में उपयोग नहीं करना है, ठीक है। देख लेते हैं, क्योंकि ये संसाधन जो अनवीकरणीय संसाधन है सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका उचित उपयोग करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आखिरी अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे आपके लघुत्तरीय प्रश्न। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, मुख्यालय बता दो जल्दी से, कहाँ है हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय? देखा जाए, चेक किया जाए, सभी को पता है? कमेंट में आ गया आंसर? चलिए, तो इसका सही आंसर बनता है विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन अमेरिका में है। ऑलराइट, चलिए 10 सवाल हो चुके हैं, 11वां सवाल है लघुत्तरीय प्रश्न है। अब आंसर थोड़े से बढ़ाने होंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लिखना होगा, ज्यादा सोचना होगा, ज्यादा याद रखना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपकी इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही आसान बना देंगे। याद रखना, सोचना और लिखना सब आसान हो जाएगा। देखो सवाल क्या है, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, इस कथन को स्पष्ट करो।
विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। विकास का लक्ष्य एक सा है लेकिन वो किसी के लिए विकास का कारण बन सकता है। ठीक है, लक्ष्य एक है तो किसी के लिए वो विकास का कारण बन सकता है, तो किसी के लिए विनाश का कारण बन सकता है। कैसे, ये बात पूछी गई है। देख लो भाई, आंसर है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आंसर सुनना। प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, सबके लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत हो सकती है। अब 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य हैं। ठीक है, और चारों के लक्ष्य ऐसे हैं कि उनका स्वयं का विकास तो करते हैं लेकिन दूसरों को वो फायदेमंद नहीं होते हैं। ओवरऑल ये बात है, चाहे वो व्यक्ति के लक्ष्य हो चाहे वो समूहों के लक्ष्य हो। ठीक है, तो कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझेंगे। उदाहरण यहां पर हमें दिया है, नदी पर बांध बनाना। नदी पर बांध बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझना, ये विकास का कारण कैसे है, विनाश कैसे बनता है वो बाद में सीखेंगे। नदी पर बांध बनाना, चलो भाई, सरकार ने नदी पर बांध बनाया। ठीक है, मान लेते हैं गुजरात में नर्मदा नदी पर सरकार ने सरदार सरोवर बांध बनाया। मान क्या लेते हैं, है ही, बस हम उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं। ठीक है, अब सरकार ने बांध क्यों बनाया, क्यों बनाया? पानी की पूर्ति होती रहे, पानी की पूर्ति हेतु, बिजली के निर्माण हेतु। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता रहे। ठीक है, बाढ़ आने से रुकेगी। ठीक है, बाढ़ आने से रुकेगी। ठीक है, कई सारे उद्देश्य हो गए, और कई, ये सारे उद्देश्य क्या है, विकास के कारण है। नदी पर बांध बनाना, कई सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं अगर एक नदी पर बांध बनाया जा रहा है। अब बारी आती है विनाश की। उस नदी पर जो बांध बनाया गया है वो किसी दूसरे व्यक्तियों के लिए, दूसरे समूह के लिए विनाश का कारण कैसे बन सकता है? ठीक है, तो देखो, वहां के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है, या उस बांध के आसपास जो लोग रहते हैं, उस नदी के आसपास जो लोग रहते हैं, उनके विनाश का कारण बन सकता है। कैसे? उनको वो जगह खाली करनी पड़ेगी और दूसरी जगह रहने के लिए जाना पड़ेगा। उस जगह से उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा जहां उनका जीवन शुरू से चल रहा था, रोजगार के साधन थे, पूरा परिवार था, गृहस्थी थी। अब सब कुछ समेट के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरी जगह रहना पड़ेगा, वहां फिर से उनको जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो इनके लिए वहां आसपास के जो किसान हैं या दूसरे समूह के लोग हैं, उनके विस्थापन का कारण बन सकता है, उनके विनाश का कारण बन सकता है। और नदी पर बांध बनाना एक तरफ विकास का भी कारण है, क्योंकि इतने सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। ऑलराइट, क्लियर है कहानी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, आय के अतिरिक्त और कौन कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आय के अतिरिक्त और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? देखा जाए, चेक किया जाए तो देख लेते हैं। आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? परिवार चाहिए, रोजगार चाहिए, मित्रता चाहिए। क्या पैसा सब कुछ आपको दे सकता है? नहीं दे सकता। आपके पास पैसा है लेकिन आपके साथ आपका परिवार नहीं है, आपके दोस्त नहीं है। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा व समानता की भावना की भी जरूरत होती है। पैसा है लेकिन आप जहां रह रहे हो वहां सिक्योरिटी नहीं है, वहां आपको इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, शांतिपूर्ण माहौल नहीं है, वहां पर हमेशा दंगे फसाद होते रहते हैं। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मुद्रा से, आय से, पैसे से या इनकम से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती हैं। भौतिक वस्तुएं यानी कि आप घर, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, घर का सामान, घूमना फिरना, ये सब कर सकते हो, लेकिन आपको शांति नहीं मिल सकती सिर्फ पैसों के बल पर। ठीक है, इसीलिए आय के अतिरिक्त और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं और अन्य कारक हैं या और अन्य तत्व हैं जो आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? साक्षरता, लिटरेसी, शिक्षा, एजुकेशन क्यों आवश्यक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? बताना है, देख लेते हैं।
आर्थिक विकास के लिए साक्षरता जरूरी है, क्योंकि साक्षरता से, शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है, दक्षता प्राप्त होती है, यानी कि नॉलेज और स्किल, नॉलेज एंड स्किल दोनों बढ़ती हैं। ऑलराइट, रोजगार का स्तर बढ़ता है। दूसरी बात क्या बताई गई है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, रोजगार का लेवल बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? अब जैसे कि हम बात करें एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति की बात करते हैं। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो नई नई चीजों से परिचित नहीं होगा और वो हर स्तर का काम नहीं कर पाएगा। वो क्या जाके किसी कंपनी में काम कर सकता है? अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो क्या वो किसी भी ऊंचे पद पर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। और अगर वही व्यक्ति शिक्षित है तो वो अपनी शिक्षा के अनुसार अपने काम को कर सकता है। क्लियर है? फिर नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है। अगर व्यक्ति शिक्षित है, साक्षर है, तो नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर सकता है और अपना लेवल बढ़ा सकता है। लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। अगर लोग साक्षर हैं, शिक्षित हैं, लिटरेट हैं, तो उन्हें अपनी हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ेगी कि हमें अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। ठीक है, पर्यावरण को वो स्वच्छ रखेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होगा। फिर उसके बाद नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। अगर किसी देश के नागरिक शिक्षित हैं तो वे अपने अपने नए नए आइडियाज के थ्रू नए नए स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं, नए नए उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। इससे क्या होगा? यानी कि शिक्षा विकास का एक सबसे बड़ा माध्यम है। ठीक है, एजुकेशन जो है डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा मीडियम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, जो महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं, यानी सीधी सी बात है, जो महिलाएं काम पर जाती हैं और उन्हें सैलरी मिलती है, वह एक ऐसे लोगों का उदाहरण है जो मिले जुले लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इस कथन का विश्लेषण करें। ठीक है, जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं होती हैं, ऐसा काम करती हैं कि जिससे उन्हें सैलरी मिले, क्योंकि अधिकतर महिलाओं को तो घर के काम ही सौंपे जाते हैं कि आपको घर के अंदर रहना है, घर के काम करने। अब घर के काम करने के, खुद के घर के काम करने के किसी को पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते। लेकिन अगर हम घर के काम करने के लिए बाहर से किसी को बुलाते हैं तो उसको हम पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं? इसलिए यहाँ पर ये चीज मेंशन करी गई है कि जो महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं, यानी कि बाहर जाके पैसा कमाती हैं, कोई काम करती है, उन्हें सैलरी मिलती है, तो वह एक ऐसे लोगों का उदाहरण है जो मिले जुले लक्ष्यों को पूरा करते हैं, यानी कि बाहर का काम भी संभाल रही हैं, खुद के अपना विकास कर रही हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही हैं और साथ ही साथ घर भी संभाल रही हैं। ठीक है, तो इस कथन का विश्लेषण करना है। देख लेते हैं आंसर। देखें, वेतन भोगी महिलाओं का घर और समाज में आदर बढ़ता है। बिल्कुल, जो महिला नौकरी पे जाती है, कमाती है, घर भी संभाल रही है, समाज उसका आदर करता है, उसके काम काज में हाथ बटाया जाएगा। अगर महिला बाहर जाके काम कर रही है तो हर व्यक्ति का कर्तव्य उस घर में रहने वाले कि उसके घर के काम काज में थोड़ा बहुत हाथ बटाओ, क्योंकि वो तो दोनों जगह को संभाल रही है। वेतन भोगी महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि घर और बाहर दोनों संभाल रही है। यदि वातावरण सुरक्षित है तो ज्यादा महिलाएं नौकरी कर सकती हैं। अगर बाहर का वातावरण स्वच्छ हो, साफ हो, स्वस्थ हो, स्वच्छ साफ से मतलब कि बाहर महिलाओं को कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, सुरक्षा के साथ वो काम कर पाए, तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सर्विस कर सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, सैलरी पा सकती हैं, अपना खुद का स्वयं का विकास कर सकती हैं, अपनी स्किल को और ज्यादा डेवलप कर सकती हैं, फिर अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सकती हैं। ऑलराइट, क्लियर है? चलिए आगे की बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक और सेंटेंस दिया गया है आपको, जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता है जिसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए हो सकती है। आपके जेब में बहुत पैसा है, लेकिन वो जेब में रखा हुआ पैसा वे सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता जिसकी आवश्यकता आपको बेहतर जीवन के लिए हो सकती है। यानी कि डायरेक्टली ये बात हमसे कही जा रही है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? विवेचना करें। चलिए देख लेते हैं। देखें, हाँ जी, हम इस कथन से सहमत हैं। जेब में रखा रुपया पैसा वो सब वस्तुएं नहीं खरीद सकता है जिसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए होती है।
एग्री करते हैं, इस बात से सहमत हैं। अब कारण भी तो बताने होंगे। अगर आप सहमत हैं तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखो, पहली बात तो ये कि जेब में रखा रुपया सब कुछ नहीं खरीद सकता। क्या शांति खरीद सकता है? क्या सुरक्षा खरीद सकता है? आंतरिक शांति खरीद सकता है? मन की शांति खरीद सकता है? परिवार खरीद सकता है? दोस्त खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। ठीक है, प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। पैसा है तो क्या आप प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। प्रदूषण देश से दूर कैसे किया जा, आपके आसपास के क्षेत्र से कैसे दूर किया जा सकता है? आप बोलोगे पैसे देके हम सफाई करवा लेंगे तो साफ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन सफाई करवानी क्यों है? क्योंकि गंदगी फैल रही है। गंदगी क्यों फैल रही है? क्योंकि आप फैला रहे हो। अगर आप शिक्षित हो, शिक्षित बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि एक शिक्षित व्यक्ति गंदगी नहीं फैलाता है। उसके लिए आपकी इथिक्स मजबूत होना चाहिए, आपकी वैल्यूज मजबूत होना चाहिए, आपकी नैतिक शिक्षा मजबूत होनी चाहिए कि भाई गंदगी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, कचरा जो है एक निर्धारित जगह पर फेंकना है। ठीक है, तो प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता है पैसा। संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा जा सकता जब तक समाज कदम नहीं उठाता है। पैसे से क्या आप संक्रामक बीमारियों से बच सकते हो? अकेले पैसे से? उसके लिए सभी को साथ आना होगा, साथ कदम बढ़ाने होंगे, उस क्षेत्र में कार्य करना होगा, तब उन संक्रामक बीमारियां यानी कि कॉन्टेजियस डिसीज से बचा जा सकता है। उसके बाद अभौतिक वस्तुएं, अभौतिक वस्तु यानी कि जो भौतिक नहीं है, जो ऐसे जिनको हम टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, वो कहलाती हैं अभौतिक वस्तुएं। जैसे ये पेन है, ये भौतिक वस्तु है, इसको मैं हाथ में पकड़े हूँ, टच कर रही हूँ। ये बोर्ड है, हाँ मैं इसको टच कर सकती हूँ। लेकिन शांति को आप टच कर सकते हो, आदर को, सम्मान को, ये अभौतिक वस्तुएं दिखाई नहीं देती पर एग्जिस्ट तो करती हैं। तो आदर, सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि भी नहीं पा सकते पैसे के बल पर। ठीक है, उसके बाद जीवन की खुशियां मुद्रा नहीं खरीद सकती। आप कहोगे नहीं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। ठीक है, हमें जब जिस चीज की जरूरत होती है हम वो चीज खरीद लेते हैं और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन आपकी इंटरनल हैप्पीनेस जो है, आंतरिक खुशी है, शांति है, सुकून है, क्या उसको आप सिर्फ पैसों के जरिए खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। ऑलराइट, तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जेब में रखा रुपया, पैसा, वो सब वस्तुएं नहीं खरीद सकता जिसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए होती है। आखिर ये बेहतर जीवन होता क्या है? साफ वातावरण, बीमारी मुक्त समाज, बीमारी मुक्त शरीर, ठीक है, आदर, सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता, जीवन की खुशियां, यही तो है एक बेहतर जीवन। लोग क्या करते हैं बेहतर जीवन जीने के लिए? बताइए। आज भले इतनी बड़ी चकाचौंध की दुनिया है, सबको कार चाहिए, सबको एसी चाहिए, सबको बड़ा बड़ा बंगला चाहिए, पर क्या उन बड़ी बड़ी कारों में जाने वाले लोग, बड़े बड़े बंगले वाले लोग हर तरीके से खुश हैं? पैसा देकर वो सब कर रहे हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड लगा लिया, घर में एक कुत्ता रख लिया, वो उनकी वफादारी करेगा। पैसे से कर रहे हैं, लेकिन वो उन सब चीजों से खुश हैं। उन्हें खुशी, एक्चुअल खुशी मिल पा रही है क्या? कब मिलेगी? जब ये सब चीजें आपके साथ होंगी, आपके दोस्त साथ होंगे, आपका परिवार साथ होगा, आपके पास एक प्रदूषण मुक्त वातावरण होगा, आपके पास एक स्वस्थ शरीर होगा। ऑलराइट, चलिए चलो भाई, दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बताएं कि आय जीवन स्तर का पर्याप्त संकेतक क्यों नहीं है। क्या पूछा गया है? ये बताएं कि आय जो है, इनकम जो है, जीवन स्तर का पर्याप्त संकेतक क्यों नहीं है। देख लेते हैं। तो यह एक आम धारणा है कि अमीर लोग जो हैं वो निश्चित रूप से गरीब लोगों की तुलना में बेहतर जीवन का आनंद लेते हैं। ये एक आम धारणा है कि अगर व्यक्ति अमीर है तो गरीबों की तुलना में उसका जीवन स्तर, उसकी लाइफ स्टाइल ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, ज्यादा खुश होगा वो, उसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, जब चाहे जहां जा सकता है, जब चाहे जो खा सकता है। ठीक है, लेकिन ये मामला हमेशा नहीं होता है, होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें हम सिर्फ पैसे के बल पर नहीं खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए, पैसा आपको प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। फिर हम शहरों की बात करें तो शहरी लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में अमीर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, शहरों में ज्यादा काम होते हैं लोगों के पास करने के लिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती हैं, तो शहरी लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में अधिक अमीर होते हैं। फिर भी वे कम स्वस्थ होते हैं। शहरी लोग कम स्वस्थ होते हैं, स्वास्थ्य उनका उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि शहरी क्षेत्र प्रदूषित होते हैं, प्रदूषण ज्यादा होता है शहरों में, और इसीलिए
बड़े शहरों में रहने वाले लोग कई पुरानी बीमारियों को विकसित करते हैं जो उनके जीवन की गुणवत्ता को काफी कम कर देते हैं, क्योंकि गांव में जो है प्रदूषण मुक्त वातावरण होता है, प्रदूषण नहीं होता, जिससे बीमारियां नहीं होती, और गांव में हर काम हाथों से करे जाते हैं, मशीनों से नहीं करे जाते हैं। ठीक है, सभी के गांव में एक दूसरे से संपर्क होते हैं, बातचीत होती रहती है। ठीक है, लोग सबके सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। लेकिन शहरों में पड़ोस में क्या चल रहा है, कौन जी गया, कौन मर गया, किसका क्या हो गया, किसी को कुछ होश खबर रहती ही नहीं है। तो जब आपके पास कोई बैठने या बोलने को ही नहीं है तो आपका दिमाग कैसे शांत रह पाएगा, आपको खुशी कैसे मिल पाएगी, आपके सुख और दुख में कौन साथ खड़ा रह पाएगा। क्लियर हो गई कहानी? ठीक है, चलिए, यानी यहां से हमें यह बात पता चलती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और यही कारण है, देखें भाई, यही कारण है कि महाराष्ट्र में शिशु मृत्यु दर, जिसकी प्रति व्यक्ति आय केरल से भी अधिक है, केरल की तुलना में 2 गुने से अधिक क्यों है? महाराष्ट्र एक कैसा राज्य है? शहर बहुत है, बड़े बड़े शहर है महाराष्ट्र में। ठीक है, अमीर लोग बहुत हैं महाराष्ट्र में, लेकिन शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र की ज्यादा है केरल से, और केरल में शिशु मृत्यु दर कम है जबकि महाराष्ट्र में ज्यादा है। यानी कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद पा रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल सरकार ने बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं में भारी निवेश किया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया है। नतीजतन यानी कि परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट क्या निकला कि केरल में पैदा हुए बच्चे की बेहतर स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा तक पहुंच की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वहां की सरकार ने ऐसे प्रयास करे हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आय जीवन स्तर का एक आदर्श संकेतक नहीं है। यहां हमने उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझ लिया। क्लियर? कहानी हो गई क्लियर? चलें अगले सवाल की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। शिशु मृत्यु दर, निवल उपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर और बीएमआई। ठीक है, 4 परिभाषाएं आपको लिखनी है यहां पर। ठीक है, चलो एक एक को समझ लेते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होती है? देखें, शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात है। देखो, बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? 0 से 1 वर्ष आयु होनी चाहिए, बच्चे की आयु इतनी होनी चाहिए। ठीक है, और 1 वर्ष में और 1000 बच्चों में से, ठीक है, यानी कि 1 वर्ष में 0 से 1 साल तक के बच्चों की एज ग्रुप में 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसे कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेते हैं शिशु मृत्यु दर। फिर क्या है? फिर है निवल उपस्थिति अनुपात। अब ये निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? तो देखें, 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चे कितने? 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत या अनुपात। एक देश में कितने बच्चे हैं 6 से 10 साल के, पहले उनकी गणना करी गई। अब 6 से 10 साल तक के बच्चों के ग्रुप में कितने बच्चे उनमें से स्कूल जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्कूल में प्रेजेंट है, विद्यालयों में उपस्थित हैं, उनका प्रतिशत या उनका अनुपात क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। ऑलराइट, चलिए अब क्या कहानी है? अब है साक्षरता दर। लिटरेसी रेट किसे कहा जाता है? तीसरी डेफिनेशन है साक्षरता दर की। तो देखें, साक्षरता दर में आयु कितनी होनी चाहिए? सबसे पहली बात है आयु की, 7 वर्ष। तो 7 वर्ष, मिनिमम 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कितना है? पहले तो हम ये तय करते हैं कि 7 से ज्यादा की उम्र के कितने व्यक्ति हैं और उनमें से कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। साक्षर उसे कहा जाता है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ने के साथ साथ लिख भी सकता हो, उसे हम साक्षर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ऐसे हम साक्षरता दर को निकाल लेते हैं। फिर है बीएमआई,
शरीर का द्रव्यमान सूचकांक बीएमआई फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं हम बीएमआई के द्वारा। कैसे? अब बीएमआई अगर किसी का बीएमआई 18.5 से बीएमआई 18.5 से कम है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो व्यक्ति होगा अल्प पोषित। और अगर बीएमआई 25 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 25, तो व्यक्ति क्या होगा? मोटापे का शिकार होगा, व्यक्ति को मोटापा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो बीएमआई का काम क्या होता है? बीएमआई से किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं, पोषण स्तर की जांच की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है? विकास की धारणीयता से क्या अभिप्राय है? विकास की धारणीयता की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विकास की धारणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या है, उसके बारे में बात करनी है। चलिए देख लेते हैं। तो विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि, ध्यान से सुनिएगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। ठीक है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट कैसे होता है? नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके ही डेवलपमेंट होता है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके ही डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना। वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को तो पूरा किया जा रहा है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वर्तमान में विकास किया जा रहा है और प्रेजेंट की जनरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी है भाई साहब, उनके लिए संसाधनों को बचा के रखना है, रिसोर्सेस को बचा के रखना है। अब आप कैसे बचाओगे? जब आप संसाधनों का प्रयोग उचित तरीके से करोगे, अंधाधुंध प्रयोग नहीं करोगे, गलत तरीके से प्रयोग नहीं करोगे, तभी संसाधन बच सकते हैं। क्लियर? तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक चीज तो पढ़ ली हमने, अब इसकी विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली तो है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करा जाए, यानी कि सही तरीके से प्रयोग करा जाए, संसाधनों को बर्बाद ना किया जाए, आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग ना किया जाए। फिर नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए। नवीकरणीय संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो। वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद, यानी कि जो हमारे गैर नवीकरणीय संसाधन है जैसे कि कोयला, पेट्रोल, इनके कंपैरिजन में हम कौन सी चीज यूज कर सकते हैं, कौन सा संसाधन यूज कर सकते हैं, उनको ढूंढो कि इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं जिससे कि गैर नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन को खत्म होने से बचाया जाए। फिर संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए, रिसोर्सेज का आप बार बार यूज कर पाएं। अब ऐसे कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, कौन से संसाधन हो सकते हैं जिनका आप बार बार यूज कर सकते हैं? जैसे कि हम बात करें मिनरल्स की, खनिज की, और उसमें भी हम धातुओं की बात करें, जैसे कि लोहे की हम बात करें, एग्जाम्पल में हम लोहा देखें, आपके पास एक लोहे की टेबल है, वो खराब हो चुकी है या टूट चुकी है, तो आप उसको ऐसे ही ना फेंकें, उसको आप रीयूजेबल कैसे बना सकते हो, उस चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करके या उसी को आप सुधरवा के कुछ करा के आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो संसाधन के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, विकसित और विकासशील देश में अंतर बताइए। बताइए बताइए, विकसित देश और विकासशील देश। विकसित देश किसे कहा जाता है? वे देश जिन्होंने अपने संसाधनों का प्रयोग पूरी तरीके से कर लिया है, और विकासशील देश जो अपने संसाधनों का प्रयोग करके धीरे धीरे विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं अंतर। ठीक है, अंतर आपके एग्जाम में आता ही है, 1 या 2 अंतर आप मान लो लिख के ले लो, ये आएंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो क्या है भाई पहला अंतर? पहला अंतर ये है कि विकसित देश में, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, जो देश विकसित है उसकी अर्थव्यवस्था में लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है, लाइफस्टाइल बहुत हाई होती है। ठीक है, जीवन स्तर ऊंचा होता है। पहला पॉइंट क्या बन जाएगा भाई साहब यहाँ पर? जीवन स्तर।
किसको आधार मान रहे हैं हम? जीवन स्तर को। चलो भाई, फिर विकासशील देश में क्या है? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लोगों का स्तर तुलनात्मक रूप से निम्न होता है, ठीक है, क्योंकि अब यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं। दूसरा अंतर क्या बनता है? दूसरा अंतर ये बनता है कि विकसित देश की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है, तब तो वो विकसित हैं, पर कैपिटा इनकम बहुत अधिक होती है। दूसरा आधार क्या बन गया हमारा? प्रति व्यक्ति आय। फिर क्या है? विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय काफी कम होती है, ठीक, यहां अधिक होती है। फिर क्या है? विकसित देश की अर्थव्यवस्था वाले देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अधिक विकसित हैं, उनकी इंडस्ट्रीज डेवलप हैं, ठीक है। और विकासशील देश में क्या बनता है? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश औद्योगिक क्षेत्र में इतने विकसित नहीं है। तो तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है अपना? उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र। ऑलराइट, ठीक है, तो 3 पॉइंट याद हो गए आपको। इन 3 पॉइंट को आधार बना के ही अपन इनको डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है? अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलिए, अगला पॉइंट क्या बन सकता है? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, विकसित देश की अर्थव्यवस्था में लोग द्वितीयक और क्षेत्रीय प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में अधिक से अधिक लगे रहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र और क्षेत्रीय गतिविधियां, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में लगे रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो और क्षेत्रीय प्रकार की यानी कि सेवाओं के क्षेत्र में ज्यादा लगे रहते हैं। तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में महत्व दिया जाता है। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र, ठीक है, यानी कि ये हो गया उद्योग का क्षेत्र और ये हो गया सेवा क्षेत्र, इनमें ज्यादा लगे होते हैं। और विकासशील देशों में किसमें लगे होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में अधिक से अधिक निर्भर है। यानी कि ओवरऑल हम क्या पॉइंट बना सकते हैं? ओवरऑल हम पॉइंट बना सकते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। फिर क्या कहानी है? हाँ, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय कितनी है भाई? $10,000 या उससे भी अधिक है। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय केवल $825 या उससे भी कम है, ठीक है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय का स्तर बता दिया कि यहाँ हाई होता है, निम्न होता है। फिर एक प्रति व्यक्ति आय का हमने एक निश्चित अमाउंट भी बता दिया, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो सकती है, एक वो भी हमने बता दिया। इस तरीके से इन 5 पॉइंट्स को आधार मान के, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? अपने आंसर को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अब आप कहते हैं कि भाई अंतर इजीली याद नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि आप रटते हो, समझते नहीं हो। 5 अंतर है, 5 पॉइंट निकाल लो सबसे पहले कि किन 5 पॉइंट को बेस बना के, आधार बना के अंतर लिखा गया है, ठीक है। फिर ये डिसाइड कर लो कि किस में वो चीज ज्यादा है, किस में वो कम है, बन गया अंतर, सिंपल सी बात है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं कि इन पॉइंट को आधार बना के अंतर लिखना है, आप लिख लोगे। कंसेप्ट क्लियर है? अगर बहुत आसान बात हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है और आखिरी सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का। सवाल क्या है? आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच भेद बताइए। फिर से अंतर आ गया, भेद यानी कि अंतर यानी कि डिफरेंस। तो आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, गैर आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, जान लेते हैं इसको। तो देखें, आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच निम्न अंतर है। पहला अंतर देखें, आर्थिक गतिविधि में क्या होती है? आर्थिक गतिविधि, इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो बदले में पैसा देती हैं। सीधी सी बात है, जहां हम काम करेंगे, आर्थिक गतिविधि होगी तो हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। आप नौकरी करने जाते हैं, आपका कोई व्यापार है, ठीक है, कुछ भी काम है जहां से पैसे की कमाई होती है, यानी कि वो आर्थिक गतिविधि है, सिंपल सी बात है। फिर गैर आर्थिक गतिविधि क्या है? इस प्रकार की गतिविधि में पैसे का भुगतान नहीं किया जाता। तो पहला अंतर का आधार क्या बन गया? पैसे का भुगतान। आर्थिक गतिविधि में पैसे का भुगतान होता है, दूसरे में नहीं होता, सीधी बात।
आर्थिक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हमें दिए गए हैं, उनको भी जान लेते हैं। तो जैसे कि स्कूलों में पढ़ाना, सब्जियां बेचना, कानूनी सेवाएं प्रदान करना आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण हैं। स्कूल में आप पढ़ाने जाते हो, आप टीचर हैं, आपको पैसे मिलेंगे। सब्जी बेचने के पैसे मिलते हैं। कानूनी सेवाएं आप प्रदान करते हैं, आप वकील हैं, जज हैं, आपको पैसे मिलेंगे। और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या आ सकता है, शौक के लिए पेंटिंग, सामाजिक सेवाएं प्रदान करना, समाज सेवा के पैसे मिलते नहीं मिलते। आप घर में बैठ के पेंटिंग कर रहे हो शौक के लिए, क्या मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते, ठीक है। सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के रूप में शिक्षण, यानी कि किसी को आप फ्री में पढ़ा रहे हो तो क्या आपको पैसे मिलेंगे, नहीं। फिल्में देखना, फिल्में देख के आपको पैसे मिलेंगे, नहीं। फिल्में देखने के आपको पैसे लगेंगे। तो ये सब क्या है, गैर आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण है। दूसरे में हम लिख देंगे उदाहरण, आर्थिक गतिविधि में क्या आता है, गैर आर्थिक गतिविधि में क्या आता है। ऑलराइट, फिर क्या हो सकता है, और क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट बनता है कि इस प्रकार की गतिविधियां राष्ट्र के विकास में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती हैं, ठीक है। राष्ट्र के विकास में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती हैं आर्थिक गतिविधियां। देश में पैसा आएगा, देश का विकास होगा। फिर इस प्रकार की गतिविधियां राष्ट्र के विकास में भी भूमिका निभाती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो क्या है भाई, राष्ट्र के विकास में भूमिका। तीसरा पॉइंट बन गया। अब चौथा पॉइंट हम क्या बना सकते हैं, चौथी बात करते हैं, आर्थिक गतिविधियां उत्पादक प्रकार की होती हैं। आप कुछ करेंगे तो कुछ प्रोडक्शन ही होगा, तो उत्पादक प्रकार की होती हैं, प्रोडक्टिव होती हैं। फिर ये गतिविधियां उपभोग का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब उपभोग का कैसे करती हैं, ये जो काम आप कर रहे हो, पेंटिंग आप कर रहे हो, मूवी देखने आप जा रहे हो, घूमने आप जा रहे हो, इससे आपको मन की शांति मिल रही है, लेकिन आपका पैसा तो खर्च हो रहा है। यानी कि ये सब चीजें जो आप कर रहे हो उनको करने के आपको पैसे लगेंगे, ठीक है, ठीक है। आपके मन को शांति मिलेगी, यानी कि उन सब चीजों का आप उपभोग कर रहे हो। तो आर्थिक गतिविधियां उत्पादक होती हैं और गैर आर्थिक गतिविधियां उपभोग का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं उत्पादक एवं उपभोग। ऑलराइट, अब आखिरी और पांचवा पॉइंट क्या बन सकता है, देख लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि उनसे पैसा प्राप्त होता है, और इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। तो अपना पांचवा पॉइंट बन सकता है राष्ट्रीय आय को लेकर। और ये हो गए आपके 5 पॉइंट आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर या डिफरेंस या भेद के। ऑलराइट, तो जल्दी से इसको नोट कर लो 5 पॉइंट को, या स्क्रीनशॉट ले लो। इन 5 पॉइंट को आधार बना के आपको अपने आंसर को फॉर्मेट करना है और याद रखना है। ऑलराइट, चलिए, क्लियर है। तो 20 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। 20 सवाल में आपको कोई भी दिक्कत हो, 1% भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कोई भी सवाल हो, जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। चला जाए, चलिए। तो इस प्रकार से आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए आपका सवाल मुझसे क्या है। हर एक सवाल का जवाब आपके कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जी हाँ, यानी कि हमसे पढ़ने के लिए, हर एक कोर्स को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब चैनल पर हर एक चीज आपको फ्री में उपलब्ध है।
मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।